गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकेएसजी अकाउंट एकेडमी रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अब उसमें जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था वो किया था विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना सीखा था। अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमारी 13-14 एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसका क्या इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहली एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से ही क्लियर है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा ये डिस्क्लोज करती है कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो वो मुझे पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, हम ये तो समझ आता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी गलती क्या कर देते हैं कि कई बार ना हम फॉर द ईयर एंड नहीं लिखते। फॉर द ईयर एंड का मतलब क्या होता है कि इस ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर, आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी जिसके थ्रू आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, मतलब क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुई, तो ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंड। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम लिखते हैं हमेशा एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2000, जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है वो हम भी लिखते हैं। तो इसके मार्क्स होते हैं अलग से, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बना लेते हैं तो एक ये सारी चीजें हमें गिवन होती है ट्रायल बैलेंस में। ये सारी चीजें हमें कहां पे गिवन होती है? ट्रायल बैलेंस में। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें एडजस्टमेंट दी होती है। अब एक एडजस्टमेंट होती है जो हमने विदाउट एडजस्टमेंट में भी किया था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही दिया होता है, चाहे वो विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर हो या विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर हो। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो हमेशा 99% एडजस्टमेंट में ही आती है। तो जिसको हम कहां पे मेंशन करते हैं? जिसको हम मेंशन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, और बैलेंस शीट में एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक हमारी करंट एसेट्स होती है। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी एसेट होती है? करंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो आ जाती है। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी थी क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड एडजस्टमेंट होती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड एडजस्टमेंट क्या होती है हमारी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, अब आपको पता है जब हम ये चैप्टर करते हैं तो एक एक एडजस्टमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं। हम लोग बड़े वो रहते हैं कि भाई इतना, किसी स्कूल में 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, किसी में 12 नंबर का होता है, तो कि हम अगर सिर्फ एडजस्टमेंट कराएंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। एक एक एडजस्टमेंट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में जब हम समरी रिवाइज करेंगे तो हम उस पॉइंट्स को भी वो करेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है और मेरी कुछ मिस्टेक्स भी होती है तो भी मैं इसमें से 10 मार्क्स, 8 मार्क्स कैसे अचीव कर सकता हूं, मतलब, और इसको किस टाइम ड्यूरेशन में क्लियर करना है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन आपका कितने मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में बाकी के क्वेश्चन छूट जाए। तो सेकंड हमारी एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? वो एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं करे, वो एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं करे वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो अभी आपने पे करने हैं, तो उसमें सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने पे नहीं करा, तो वो क्या है? हमारी लायबिलिटी। तो हमें क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ चीजें हमें बाद में पता चलती हैं, ओह ये रह गया, वो रह गया। तो वो सब चीजें क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट में एक समरी बनाते हैं कि भाई क्या क्या चीजें रह गई हैं। तो हम क्या करते हैं, सीए क्या करता है, उसका नेट इम्पैक्ट ले जाता है और कंपनी में फोन करते हैं, जी आप इसकी एंट्री पास कर दो। ठीक है, जनरली अब तो वो एंट्री पास करके ही ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, लेकिन
पहले क्या होता था, जब ये अकाउंटिंग जब से बनी हुई थी, क्योंकि पहले इतने सॉफ्टवेयर और इतनी चीजें डेवलप नहीं थी, तो सारी चीजें मैनुअली ही होती थी। तो वो क्या करते थे, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी करके सीए को फोन करते थे, जी हाँ इस बंदे की ना सैलरी रह गई है देनी, तो आप इसको ना नोट कर लो। तो वो क्या करता था, एक एडजस्टमेंट बनाता था। ठीक है, अभी क्या होता है, अगर रह गई है तो ठीक है जी एंट्री करो, ताकि बुक्स हमारी क्लियरली जब प्रिंट हो, ट्रायल बैलेंस जब हमारा सॉफ्टवेयर से निकले तो पूरा क्लीन निकले, कि हमें पता रहे कि भाई बैलेंस शीट में क्या है। आजकल तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है, बैलेंस शीट अपने आप, ट्रायल बैलेंस अपने आप, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप। हमें सिर्फ क्या करना होता है, जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो ये जो चैप्टर्स सारे डिजाइन है, लेकिन हाँ अब जो जनरल एंट्री भी पास करनी होती है और जो इसकी एडजस्टमेंट होती है, तो क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा, तो ये एज ए अकाउंटेंट और एज ए सीए हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ये सब्जेक्ट है, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारी लायबिलिटी जो हमने पे करनी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, आपने सैलरी पे नहीं करी, आपने क्या नहीं पे करी, सैलरी पे नहीं करी। तो जब सैलरी पे नहीं करी तो आप क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस है, तो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल कहता है जी इस साल की रेवेन्यू इसी साल बुक करनी है, इस साल के खर्चे इसी साल बुक करने हैं। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही कहता है प्रिंसिपल। तो हम क्या करते हैं कि सैलरी जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं करी और आपको बाद में पता चला, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड ऑन कर दोगे एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो आपका जो एक्सपेंसेस है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का है। आप इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में नहीं दिखा सकते। आप पे कर सकते हो, लेकिन फिर उसको एज ए एक्सपेंस बुक नहीं कर सकते एज पर इनकम टैक्स लॉ, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए हम ये सारी एडजस्टमेंट उसी ईयर में करते हैं, नहीं तो बाद में एंट्री कर लेते, क्या हो गया, रह गई सैलरी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, जैसे रेड लाइट पे हमें रुकना होता है, आगे नहीं बढ़ना होता, और ग्रीन लाइट पे हमें चलना होता है, तो रूल है, लॉ है, अगर आप रूल लॉ तोड़ते हो तो फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है। तो ऐसे ही हमारे जो रूल्स होते हैं, जो कौन बनाता है, आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे इनकम टैक्स के ये मतलब जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स पे ध्यान रखते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंगली जो हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उसी को हमें फॉलो करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी सैलरी के एक्सपेंसेस को या रेंट के एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन कर देंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट दो जगह इंपैक्ट करती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन दो जगह इंपैक्ट करती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मेंशन कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। मान लो 500 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हम सैलरी के एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, प्लस बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये एक एडजस्टमेंट होती है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, रेंट हो, वेजेस हो। अगर वेजेस है तो वेजेस में प्लस करेंगे। ठीक है, उसका एक्सपेंस का नेचर देखना है, नेचर क्या है एक्सपेंस का। अगर एक्सपेंस का नेचर वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर एक्सपेंस का नेचर प्रॉफिट एंड लॉस का है, सैलरी का है, रेंट का है, ठीक है, और कुछ भी आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं उससे रिलेटेड है, तो उसमें जाएगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये हमारी एडजस्टमेंट होती है सैलरी आउटस्टैंडिंग की या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। फिर थर्ड एडजस्टमेंट आती है हमारी प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। देखो ये ना नेम हमारी मिस्टेक्स क्या होती है कि सडनली ना हमें पता तो है प्रीपेड की जगह अनएक्सपायर्ड आ गया। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जो भी एक्सपायर नहीं हुआ। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए। आप एडवांस में कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, एसेट। ठीक है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जैसे कि हमने इंश्योरेंस ले लिया, ये जनरली कहां पे यूज किया जाता है कि हमने इंश्योरेंस ले लिया गाड़ी का, तो अब इंश्योरेंस जो एक्सपायर होती है वो होती है आफ्टर 12 मंथ्स। हम जो इंश्योरेंस लेते हैं वो 12 महीने की होती है। हमने व्हीकल की ले ली, मेडिक्लेम की ले ली, हमने इंप्लॉयज की इंश्योरेंस करा दी, तो वो 12 महीने की होती है, 12 मंथ्स। अब हमने जो अगर कराई है सितंबर से, तो सितंबर या 1 अक्टूबर से अगर हमने कराई है, तो हम कहें तो 6 महीने की जो हमने है इस ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंसेस पे किया वो 6 मंथ का किया, और 6 मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। क्योंकि अगर मैंने 1 अक्टूबर 2023 को
अपनी इंश्योरेंस कराई है व्हीकल की या एम्प्लॉयज की, तो उसकी जो न्यू इंश्योरेंस ड्यू होगी वो होगी 1 अक्टूबर 2024। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर तो प्लस बीच में ही खत्म हो गया। 31 मार्च 2024 को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, और 31 मार्च 2024 को जो मैंने एक्सपेंसेस बुक करने हैं इस ईयर के, क्योंकि मैं एडवांस के एक्सपेंसेस भी बुक नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का लॉ कहता है, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि भाई आपको इसी साल के एक्सपेंसेस बुक करने हैं। आपने 10 साल के एक्सपेंसेस एक साथ दे दिए तो आप बुक कर लोगे? नहीं नहीं, आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस करके उसको एसेट्स में लेके जाना होता है। कहां लेके जाना होता है? एसेट्स में। तो प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड क्लियर हुआ। अब उसमें हमें क्या करना होता है, जो आपके, ये आपको कैलकुलेट करना होता है कि जो आपके इस ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है, जो मेरे इस ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है वो मैं माइनस कर दूंगा एक्सपेंसेस में से और बुक कर दूंगा एसेट्स में। क्योंकि जो भी चीज आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो चेक हो, तो जो भी चीज आपको, चाहे वो मतलब मनी हो या सर्विस हो, जो भी चीज आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर वो आपके लिए एसेट्स है। और जो भी चीज आपने पे करनी है इन फ्यूचर, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो सर्विस हो, वो आपके लिए लायबिलिटी है। ये ध्यान रखना। तो हमने इसमें क्या किया, प्रीपेड वाले में एक्सपेंसेस में से माइनस किया प्लस बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दिया। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आती है हमारी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो यहां पे बात हो रही है इनकम की। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो मेरी लायबिलिटी होती है क्योंकि मैंने वो पे कर रहे हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम है तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब आपको इन फ्यूचर आपको पैसे आएंगे, लेकिन इनकम इसी ईयर की है। किसी रीजन से हमें इस ईयर वो इनकम नहीं मिली, रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम या जिसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, क्या बोलते हैं हम इसको, देखो इसमें लिखा हुआ है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, एक्रूड इनकम को ही बोलते हैं हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कि इनकम मैंने अर्न कर ली है पर मुझे मिली नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, मुझे उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब मैं उस एफडी फिक्स डिपॉजिट को टाइम पूरा होने पर मैच्योर करके अपने कुछ पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो वो मेरे को मिलेगा 5 साल के बाद। लेकिन अगर हर साल मुझे 10 लाख का इंटरेस्ट केवल मेरे फिक्स डिपॉजिट से मिल रहा है, या 1 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है, या 50,000 का मिल रहा है, तो भी मुझे, या वो 10,000 का हो, तो वो जितना भी इंटरेस्ट है जो मुझे इस ईयर उस फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई है, ठीक है, विच एवर इज फ्रॉम ₹1 और 1 लाख और 1 CR वट एवर जो भी है, तो वो मुझे एज पर लॉ इस ईयर की इनकम इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन करनी है। चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, या कोई भी पर्सन हो या कंपनी हो। ठीक है, तो हम ये जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं, रूल प्रिंसिपल एक्रूड कमीशन के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, वो सबके लिए सेम ही होते हैं। ठीक है, अब एक्रूड इनकम किसी की भी हो सकती है, तो वो उसे इस ईयर की इनकम में दिखाना है। अगर वो नहीं दिखाता तो क्या होगा, 5 साल के बाद जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको पूरे अमाउंट को उसी ईयर की इनकम में बुक करना होगा, और फिर अगर जो भी उसका इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो ये लॉस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर मुझे 1-1 लाख की इनकम 5 साल में 5 लाख, या मतलब 5 साल में 5 लाख की हो रही है, और तो मैं 1-1 लाख की इनकम अगर दिखा रहा हूं और मैं टैक्स के क्राइटेरिया में ही नहीं आ रहा, तो बढ़िया है ना, आप हर साल दिखाओ 1-1 लाख रुपए। और अगर पहले 1 साल दिखाने पर आप 10% के स्लैब में आ रहे हो तो आप 10% टैक्स दो। जो 5 लाख रुपए एक साथ इनकम बुक करके आप 30% टैक्स दोगे, तो गवर्नमेंट इनकम को तो उस समय ले लेगी, एक्सपेंसेस को नहीं लेती।
गवर्नमेंट कहेगी पे कर दो, लेकिन उससे मेरा लॉस है तो वो एक्सपेंसेस को नहीं लेगी 5 साल के बाद कि भाई 5 साल के एक्सपेंसेस थे, हमने अभी तक पे नहीं करे, बुक नहीं करे, तो हम एक्सपेंस बुक कर दे। ना ना, आप नेक्स्ट ईयर बुक नहीं कर सकते। आपका अगर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का कोई एक्सपेंस है और आपने नहीं दिखाया और अगले साल वो बंदा अपने पैसे मांगने आ जाता है, तो आप उसको पे तो कर दोगे, लेकिन जब आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे तो उस एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस में नहीं शो करोगे, आप दिखाओगे कि ये लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था। तो इसीलिए क्या होता है, बड़े ध्यान रखना कि इनकम तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, 5 साल के बाद आपका स्लैब बढ़ा देगी और आपको बोलेगी आपने दिखाया नहीं था, आप टैक्स भरो, ये आपकी गलती है। लेकिन एक्सपेंसेस को नहीं वो करेगी, आपकी मिस्टेक भी नहीं मानेगी, आप कहेगी कि हमें कुछ नहीं पता, आपसे भूल चूक हो गई, गलती हो गई। ना ना ना, ठीक है। तो इस साल की इनकम इसी साल बुक करनी है, चाहे वो एक्रूड इनकम हो, मतलब आपको मिल गई है तो इनकम अर्न हो गई है, अगर नहीं मिली है तो एक्रूड इनकम है या आउटस्टैंडिंग इनकम। ये वर्ड भी क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर जो है ये वर्ड यूज कर सकता है, तो इसको ये वर्ड्स बड़े ध्यान रखने की चीज होती है। तो एक्रूड कमीशन समझ में आया, एक्रूड कमीशन इस साल की इनकम है तो मैं इनकम में ऐड ऑन कर दूंगा, प्लस क्योंकि मुझे बाद में रिसीव होनी है इसलिए बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दूंगा। कहां पे दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में, एसेट्स में। देखो ये जो छोटी छोटी थ्योरीज होती है ना, जो हम इतनी लंबी कहानी बताते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर में ये होगा वो होगा, बच्चे बोलेंगे भाई मुझे क्या करना, मुझे तो 12 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं। जो आपके वाइवा होते हैं और जो अब पैटर्न चेंज होता जा रहा है एमसीक्यू का, तो अगर आप, और सबसे बड़ी बात केस स्टडी आ रही है, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता होंगी, बेस नहीं पता होगा, तो आप उसको उस लेवल पे आके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जहां गवर्नमेंट ने इस ईयर सडनली पैटर्न चेंज कर दिया कि जी इस साल बच्चों को एग्जाम इस तरीके से देना है, और आपका बेस ही वीक है, आपको मतलब ही नहीं पता, आपको वो पीछे की कहानी ही नहीं पता, ठीक है, तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। सडनली आप शॉक हो जाओगे कि ओ अब इसको क्या करें, ठीक है। तो इसलिए हम वो सारी नॉर्मल जो डेली रूटीन में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में, ताकि पेपर में एग्जामिनर कुछ भी पूछे क्यों करते हैं ऐसा, वट है वो, क्या रीजन है, तो हमें सारी चीजें पता हो कि जी लॉ ये कहता है। फिर आता है अनअर्न इनकम। ये बड़ा, कई बार खाली अनअर्न इनकम लिखा आ जाए तो अच्छे अच्छे बच्चे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन साथ में एक बड़ा सिंपल वर्ड है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में जो सिमिलर होते हैं, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग इनकम, और फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। इन वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ताकि आपका आंसर गलत ना हो। आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पता है लेकिन अनअर्न्ड इनकम नहीं पता, क्या करोगे? गलती कर दोगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो अनअर्न्ड इनकम क्या हुआ? वो इनकम जो मुझे एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है। मतलब मैंने पैसे ले लिए लेकिन अभी काम नहीं किया है, उसके बदले में सर्विस नहीं दी है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जी, हमने कहा जी ठीक है जी 2 महीने काम बाद काम होता है, ठीक है जी आप एडवांस बुक करा दो, क्योंकि जब तक एडवांस कोई बुकिंग नहीं करता तब तक वो डील फाइनल नहीं मानी जाती। तो एडवांस अगर हम देते हैं तो हमें रिसीव भी होगा, कुछ बंदे हमें भी एडवांस लेके जाएंगे, कुछ पूरा एडवांस ले जाएंगे, कुछ 50% एडवांस ले जाएंगे। तो अब मुझे एडवांस मिल गया, अब मैंने एक्सपेंस तो किए ही नहीं, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। मैं तो अगर इस साल अगर इनकम में दिखा दूंगा तो क्या होगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जबकि जो मुझे एडवांस मिला है अभी तो मैंने खर्चे भी करने हैं। मैंने एडवांस लिया है 5 लाख रुपए और अभी तो मेरे एक्सपेंसेस होने हैं उसमें 10 लाख रुपए के, तो मैं क्या करूंगा, उसको दिखाऊंगा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो मेरे को कमीशन इनकम है उसमें से लेस कर दूंगा, जो मेरी इनकम मुझे कमीशन है, जो मेरा हेड है, मान लो हमारा बिजनेस है कमीशन रिसीव करने का, या फिर हमें कहीं से कमीशन मिलती है, या क्या कहते हैं रेंट मिलता है, को कहीं से हमने पैसे दे रखे हैं, हमें कोई और अदर इनकम मिल रही है, तो अगर उसमें मुझे कुछ इनकम एडवांस में मिल गई है
तो मैं क्या करूंगा, उस साल के इनकम में बुक नहीं करूंगा, उसको उस इनकम में से लेस कर दूंगा और बताऊंगा कि भाई ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है, तो वो इस साल की इनकम मेरी लेस हो जाएगी, तो मेरी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दूंगा, बैलेंस शीट में क्या करूंगा, लायबिलिटी में दिखा दूंगा, उस साल के इनकम में से माइनस कर दूंगा। अगर मैंने वो इनकम, क्योंकि जब हमें पेमेंट रिसीव होती है तो हम तो एंट्री कर देते हैं कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लेकिन बाद में पता चला ना, देखो ये एडजस्टमेंट है, ये क्या है, एडजस्टमेंट, कि हमें बाद में पता चला कि भाई ये कमीशन, ये इनकम एडवांस थी। अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा तो हम इनकम में दिखाएंगे ही, हम बुक करेंगे सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू एडवांस कमीशन, क्योंकि जो चीजें आपने पहले बुक कर ली है एट द टाइम ऑफ एंट्री, वो ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल सही इंपैक्ट किया, वो ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल सही इंपैक्ट किया। ये वो चीजें हैं जो हमने बुक करते वक्त कहीं कहीं मिस्टेक कर दी है, कुछ चीजें रह गई हैं जो हमें बाद में पता चला। अगर मुझे मान लो मेरे कोई इनकम थी ही नहीं, एक ही मुझे एडवांस इनकम मिली कमीशन की, अब मैं इनकम पहले दिखाऊं फिर लेस करूं, ऐसे थोड़ी ना हो। अब मुझे एट द टाइम ऑफ बुकिंग पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा उसको एडवांस में बुक कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा बैंक इंक्रीज हो जाएगा एसेट साइड, और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एडवांस कमीशन से, कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं बनी। ये वो एडजस्टमेंट है कि आपने इनकम बुक कर दी है एडवांस में, बाद में आपको आइडेंटिफाई हुआ कि मतलब आपने बुक कर दी इनकम में, और आपको बाद में पता चला ये इनकम नहीं है, एडवांस इनकम है, तो अब आप क्या करोगे, उसको लेस कर दोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दोगे कि भाई ये मेरी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को कहोगे आई विल नॉट पे द टैक्स अगेंस्ट दिस इनकम, मैं इस इनकम के अगेंस्ट में टैक्स पे नहीं करूंगा। क्यों करेंगे भाई, नहीं करेंगे पे, जब इस साल की इनकम ही नहीं है, इनकम अर्न करेंगे तब पे करेंगे ना। अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इजी मेथड से चल रहे हैं, कूल माइंड होके। अब इसमें ये डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें आया नहीं, अगर नहीं आया तो दोबारा सुन लेना वीडियो को, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, दोबारा सुन सकते हैं वीडियो को। डेप्रिसिएशन ये वो लेवल है जो मेरा समझाने का लेवल है कि आपका और एक सीए का लेवल, आपका और आपके टीचर का लेवल, आपका और मेरा लेवल सेम आ जाए। मैं आपको वो डीपली बेस्ड कहानी पूरी बताता हूं, ये रीजन होता है कि आपको पता रहे कि क्या रीजन है। आपको हम 11th के अकॉर्डिंगली खाली लर्न नहीं करा देते कि भाई ये यहाँ पे लिख लो, ये यहाँ पे लिख लो, ना ना, पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है, हम चाहते हैं वो सारी चीजें एक स्टूडेंट को 11th क्लास से ही पता हो, ताकि उसका बेस फर्स्ट लेवल से ही स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो हम सीखते हैं। ये सब चीजें हमारी लाइफ में धीरे धीरे काफी चीजें हो रही होती हैं और काफी न्यू चीजें होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में आना शुरू होती है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बंदे को आना चाहिए, हर पर्सन को आना चाहिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो अकाउंट्स कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कोई भी हो। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज की डेट में सबको आना चाहिए, सबको, मतलब जो मतलब इंसान इस धरती पे पैदा हो गया उसे अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है कि हर चीज में जीएसटी, हर चीज में टैक्स, इनकम सब कमाते हैं, इनकम टैक्स सब भरते हैं, तो हर इंसान को इन सब चीजों के लिए पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि वो चीजों की प्लानिंग कर सके। तो नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन। अच्छा, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? अभी बीच में अगर रहा तो हम किसी के डाउट्स वगैरह अगर किसी ने पूछने हो तो वो भी लेंगे। हमने कुछ जैसे सबको पता है कि भाई न्यू न्यू अभी हमने ऑनलाइन वो किया है, तो फिर हम इसमें वो भी लेंगे, डाउट्स वगैरह भी अभी हम लेके देखेंगे। अगर इसमें डाउट्स वगैरह वॉइस वॉइस मतलब आपकी वॉइस के साथ अगर हम डाउट्स ले पाते हैं तो गुड है, वो भी हम लेंगे इसमें धीरे धीरे। अगली टर्म्स है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। किस पे लगता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। डेप्रिसिएशन अपने आप में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है? नॉन कैश, और ये लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है, हमारी एसेट्स की वैल्यू कम कर देती है, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है।
अब हमने गाड़ी खरीदी 10 करोड़ की, 10 करोड़ का सीधा सीधा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक कर देंगे तो गवर्नमेंट को तो 5 साल तक 10 साल तक भैया टैक्स ही नहीं मिलना, छोटा बंदा है तो बाद 10 साल में तो 10 करोड़ कमाएगा, पैसे थे लगाए कैपिटल या जो भी है, 10 करोड़ की हमने गाड़ी खरीद ली तो गवर्नमेंट कहते ना ना, आप मान लो 10 लाख रुपए साल का कमाते हो तो आप 1 करोड़ कमाओगे भैया, क्या कहते हैं 10 साल में, या 20 लाख रुपए साल के कमाते हो तो 5 साल में 5 साल तक तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट कहते हैं ना ना मुन्ना ना, डेप्रिसिएशन है, देखो डेप्रिसिएशन लगाओ, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक करो, एसेट्स बुक करो, और जो इस पे इसकी लाइफ कंपनी ने कहा है कि 10 साल है गाड़ी की लाइफ, ठीक है, 10 साल के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है तो गाड़ियों की लाइफ एज पर द कंपनी लॉ 10 ईयर होती है, 15 साल तक गवर्नमेंट अलाउड करती है कि भाई 15 साल तक आप चला सकते हो हमारी स्टेट में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के। तो जब हम डेप्रिसिएशन तो गवर्नमेंट कहते हैं इस पे 10% का लगाओ डेप्रिसिएशन, कितने का 10% का डेप्रिसिएशन। अब 10% का डेप्रिसिएशन हमने लगाया तो क्या करेंगे, 10 करोड़ में से वो 10% माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके मेंशन कर देंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे जी हमने एज पर योर लॉ 10% का डेप्रिसिएशन बुक कर दिया और ये तो हम कर सकते हैं और ये हमारा लेस कर दीजिए। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया, अगर हमने गाड़ी ही ली है दिसंबर में या जनवरी में, अगर हमने 1 जनवरी को ली है तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो केवल जैन फेब मार्च फाइनेंशियल ईयर का अकॉर्डिंगली जब हम बना रहे हैं 3 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे। क्लियर, बड़ी सिंपल एडजस्टमेंट थी ये मैक्सिमम सबको आती है, रिवीजन के टाइम पे इसमें क्वेरीज नहीं आती है ना मिस्टेक्स होती है, तो इसमें मिस्टेक्स मत करना। आते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट है जो हमारे को ये बताने वाला है बैड डेब्ट्स। 99% बच्चे, अगर 99 फिगर गलत है तो 90% बच्चे, और 90% भी गलत है तो मैक्सिमम बच्चे ये वाली एडजस्टमेंट में आते ही कहते हैं कि भैया ये बहुत टफ एडजस्टमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे इजी एडजस्टमेंट है। आज तक जो हमें भी पढ़ाया गया था वो बड़ी टफ मेथड से पढ़ाया गया था हमें, इस मतलब ऐसे मतलब पढ़ाना उनका ठीक था, लॉ भी ठीक था, प्रिंसिपल भी ठीक था, रूल भी ठीक था, लेकिन क्योंकि जब हम 11th में होते हैं तो सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो, शायद हम उतने टाइम में उतना इंटेलिजेंट नहीं थे, तो क्या कहते हैं, तो बच्चे ना क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इसको बड़ा टफ समझते हैं। तो मैं बताता हूं कि भाई सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है ये, क्योंकि उस समय हम समझते थे, आज हम समझा रहे हैं, दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क आया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का भी है, तो मैंने कई आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी मतलब अकाउंटिंग वगैरह अपने ऑफिस में अपने को ट्रेन किया था, तो मेरे को मतलब समझ में आया था, ठीक है, कि कि डाउट्स कहाँ आते हैं, कि उन्हें कहाँ कंफ्यूजन आती है, तो इसलिए बड़े इजी मेथड जनरेट किए जाते हैं। देखो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, सबको एक तरीके से चीजें नहीं समझ में आ सकती, जो मैं आपको चीजें समझाता हूँ कोशिश करता हूँ कि बड़ा इजी मेथड, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो मेरी ड्यूटी है उसको और इजी एग्जाम्पल देके उसको क्लियर करना कि भाई ये ऐसे होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बैड डेब्ट की एडजस्टमेंट पे आते हैं हम, टाइम कम लेते हैं आपका। देखो बैड डेब्ट क्या होता है, जब पैसा डूब गया, डेब्ट मतलब उधार, बैड मतलब उस उधार के साथ बुरा हो गया, तो मेरा पैसा डूब गया, बैड डेब्ट, नाम से ही क्लियर है कि भाई बैड हो गया, बुरा, ठीक है, तो बड़े अफसोस की बात है कि बुरा हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, देखो जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, शुरू होता है क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से, हम वहीं से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो आपको बैड डेब्ट गिवन है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे। आप बोलोगे सर ये तो रट्टा हो गया, रट्टा नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने क्यों दिखाया, अब सुनो, क्योंकि आपने एट द टाइम ऑफ जब आपको बैड डेब्ट हुआ, ठीक है, आपने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, टू पार्टी टू राम, मतलब जिससे भी आपका पैसा बैड डेब्ट हो गया, तो वो जो आपने बैड डेब्ट को डेबिट कर दिया तो वो आपने ट्रायल बैलेंस में मेंशन कर दिया, उसको तो हम एक ही एडजस्टमेंट करते हैं, बैड डेब्ट लिख देते हैं। सडनली हमें बाद में पता चला कि भाई राम के अलावा कोई मोहन भी था जिससे हमारे 2000 रुपए या 5000 रुपए हमारे बैड डेब्ट हो गए, वो बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट, एडिशनल बैड डेब्ट।
ठीक है, कि हमें बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे पैसे बैड डेब्ट हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, उस बैड डेब्ट को सन्डी डेटर में से कम कर देंगे, क्योंकि बैड डेब्ट का अमाउंट जो मिलना था वो कहां से मिलना था, डेटर में से। ठीक है, तो सन्डी डेटर में से जो हमें अमाउंट मिलना था, जिनसे हमें पैसे लेने थे, तो वो पैसे जब हमारे डूब गए तो हम क्या करेंगे, डेटर में से माइनस कर देंगे, और जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट है और या नहीं हुआ पुराना कोई बैड डेब्ट, तो ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन कर देंगे। अगर कोई पुराना बैड डेब्ट है तो उसमें ऐड कर देंगे प्लस फर्दर बैड डेब्ट करके, तो या डेटर में से माइनस कर, डेटर में से माइनस कर देंगे जो एडिशनल वाला बैड डेब्ट है उसको। ये हमने कर दिया, ये हमारी पहली सिंपल एडजस्टमेंट हुई फर्दर बैड डेब्ट को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ कह रहा है। बैड डेब्ट रिकवर हो गए, तो वो जो बैड डेब्ट रिकवर हो गए वो तो आपको सडनली अगर बाद में पता चला एडजस्टमेंट में आ गया, देखो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो हमने अनसॉल्व वगैरह किए, एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेब्ट रिकवर नहीं आया। तो अगर मान लो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट रिकवर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इनकम में बुक कर देंगे और अपना बैंक में इंक्रीज कर देंगे, या अगर वो कैश बोल रहा है तो कैश में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो पैसे हमें मिल गए, पैसे मिल गए तो हमें कैश मिला होगा। कोई भी पुराने 4 साल के पैसे अगर हमें डूबे हुए इस साल मिल रहे हैं, तो हमें इसी साल की इनकम में बुक करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जिस समय वो डूबे थे उस समय हमने उसे एक्सपेंस बुक कर दिया था बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट करके या नॉर्मल बैड डेब्ट से। ठीक है, अभी तो इसमें इतना ही बताया हुआ प्रोविजन। हाँ, असली एडजस्टमेंट तो ये आ गई ना बैड डेब्ट के बाद, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब होता क्या है कि बैड डेब्ट की एडजस्टमेंट हमने कर दी, इसकी स्टेप ध्यान रखना, क्योंकि पहले पैसा डूबता है, उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मुझे डाउट है कि ये पैसा मेरा डूब सकता है, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपको डाउट है इसके लिए आप प्रोविजन बना लो। गवर्नमेंट इतनी खराब भी नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है, सब जगह ध्यान रखती है, वो सिर्फ अपना ही नहीं सोचती टैक्स के लिए, वो पब्लिक का भी ध्यान रखती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब जो आपका अगर कोई फंड आपको लगता है कि डूब सकता है, डाउटफुल है, जो होता है रैंडमली, कि भाई अगर मैंने मार्केट से 1 करोड़ लेना है, मतलब तो बंदा क्या करेगा, कोई कुछ पैसे कम दे जाएगा, कोई कुछ थोड़े बहुत नहीं भी देते, जरूरी है सारा ये देते ही है, पर कुछ बंदे होते हैं, कुछ जनरल जो बिजनेस का नेचर है कि ऐसा होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, बोलते हैं एज पर अकाउंटिंग टर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो हम क्या करेंगे, डेब्टर में से माइनस कर देंगे। पहले हमने माइनस किया था फर्दर बैड डेब्ट, एडिशनल बैड डेब्ट जिसे बोलते हैं, वो हमने माइनस कर दिया जो हमें बाद में पता चला। फिर हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बुक कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बुक कर देंगे। देखो गवर्नमेंट यहाँ हमें फेवर कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेवर कर रही है। गवर्नमेंट कह रहे कोई नहीं, आप इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इस साल क्या करो, एक्सपेंस बुक कर दो। ठीक है जी, हमने कर दिया, गवर्नमेंट का फेवर आ गया। अब गवर्नमेंट क्या, अब डाउट कहां आता है कि सर अगर ट्रायल बैलेंस में मुझे गिवन है ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसका क्या करें। तो दिमाग पे जोर ही मत देना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखा देना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने मान लिया इस साल का एक्सपेंस है, पूरा का पूरा जो भी हमने प्रोविजन बनाया, तो जो पिछले साल का प्रोविजन मैंने बनाया था वो इस साल की इनकम मान लूंगा, उसको इनकम बुक कर लूंगा और मान के चलूंगा कि भाई वो मेरे पैसे नहीं डूबे और इनकम में बुक कर दिया, उसका नेट इम्पैक्ट वही आता है, करके देख लेना। ठीक है, कई बच्चे उसमें से फिर माइनस करते हैं, जो आपने ऐड ऑन किया बैड डेब्ट में, फर्दर बैड डेब्ट, फिर आपने प्रोविजन पे ऐड किया, उसमें से माइनस करते हैं। माइनस मत करो, कंफ्यूजन हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है दिमाग में एडजस्टमेंट की। इस लेवल पे जब आप चीजें समझ जाएंगे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो मेथड गलत नहीं है, जिनको वो अच्छे से आता है वो वैसे कर ले, नहीं तो इसको क्या करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट साइड में मेंशन कर दे। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, विच इज मेंशन इन ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है। जो हमने अभी बाद में बनाया उसको हमने डेटर में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस किए, प्रोविजन माइनस किया, देन और ये फर्दर बैड डेट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करे, और हमने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, इसलिए एक कंफ्यूजन नहीं आती मेरे स्टूडेंट्स को इस एडजस्टमेंट में। इसमें आगे एक और आता है, डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसमें है
नहीं है तो भी हम अभी साथ के साथ समझ लेंगे। है, देखो ना, ये रहा, अच्छी बुक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है कि कुछ, अब मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, हमने कोई एक शॉप खोली, उनका बिल बना 10,300 रुपए, 200 रुपए। अरे सर, छोड़ो 200 रुपए, ठीक है, क्या करो, छोड़ो 200 रुपए। हम भी कहेंगे ठीक है यार, 10,000 रुपए का सामान जा रहा है, 200 रुपए छोड़ो, जान पहचान का बंदा है अपना, छोड़ो। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ बंदे जो हमारे नॉन होते हैं, या फिर जनरली बंदे भी होते हैं जिनको हम डिस्काउंट देते हैं कि चलो जी कोई नहीं, अच्छा कस्टमर है, रूटीन कस्टमर है, तो वो क्या करते हैं, हमसे डिस्काउंट ले जाते हैं। क्या करते हैं, डिस्काउंट ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं, सनी डेटर की, जिनसे मुझे पैसा लेना है, जिनको मैं डिस्काउंट दे चुका हूं, उनकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की। तो डिस्काउंट ऑन डेटर क्या करेंगे, प्रोवी पहले हमने डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस किया, या एडिशनल बैड डेट जिसे हम बोलते हैं, जो हमें एडजस्टमेंट में पता चला, फिर हमने प्रोविजन माइनस किया। प्रोविजन का जो अमाउंट होता है 10%, 5%, वो हमने किस पे बनाया था, फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर प्रोविजन बनाया। फिर जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग ऑफ सन्डी डेटर बचा, उस पे हम प्रोविजन बनाएंगे डिस्काउंट ऑन डेटर का। फिर हम क्या बनाएंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन, वो माइनस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये भी हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस। देखो गवर्नमेंट यहाँ पे हमें सपोर्ट भी करती है, गवर्नमेंट की बुराई नहीं करती, गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमने क्या किया, एक्सपेंस मान लिया और अपनी इनकम में से कम कर दिया। अब इनकम कम होगी तो भैया टैक्स कम जाएगा ना, तो गवर्नमेंट यहाँ हमें सपोर्ट कर रही है। तो ये एडजस्टमेंट भी सिंपल एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट सारी सिंपल है। ठीक है, फिर आ जाती है मैनेजर कमीशन इसमें। ठीक है, अब होता क्या है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। मैनेजर कमीशन, देखो मैनेजर कमीशन होता क्या है कि मैनेजर को हम बोलते हैं भाई अच्छे से काम करो, तो हम आपको कमीशन देंगे। इससे क्या होता है, वो और अच्छे से काम करता है। ठीक है, और बंदों को इंस्पायर करता है, और कहता है भाई अच्छे से काम करो, मोटिवेट करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ कमीशन देते हैं। क्योंकि जब तक उस किसी भी बंदे को अगर फंड का या फिर पोजीशन का अगर हम थोड़ा सा वो देते हैं कि भाई ऑप्शन देते हैं, तो वो और अच्छे से मेहनत करता है कि भाई मुझे कुछ अचीव होगा लाइफ में, एक्स्ट्रा मेहनत करने पर, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पर। जो मेहनत कर रहा है उसे सैलरी तो मिल ही रही है, तो वो और एक्स्ट्रा अच्छे से एफर्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, कमीशन बोलती है मैनेजर को। तो मैनेजर कहता है वेरी गुड, तो आप मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, कमीशन किस पे देते हैं हम, प्रॉफिट पे देते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कमीशन जाएगी, नहीं जाएगी। लॉस हो गया तो कमीशन क्यों। ठीक है, तो हम मैनेजर, हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, और हमने मैनेजर को कहा था कि हम आपको कमीशन देंगे 10%, तो हमने 10%, 10,000 रुपए उसे कमीशन दे दी, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना रहा, 90,000। यही काम करना होता है। अच्छा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, इसको हम, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की जो भी वर्किंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम 31 मार्च के बाद बैठ के कैलकुलेट करते हैं, असेसमेंट ईयर जिसे बोलते हैं, तो उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हमें 31 मार्च को तो हमने पे नहीं करी मैनेजर को कमीशन, तो हम इसलिए 31 मार्च की जब बुक बना रहे होते हैं, तो हम उसमें मेंशन करते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि आप उसको पे करोगे जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर लोगे, तो आप क्या करोगे, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो हमने बता दिया कि आप क्या करोगे, एक जैसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10% मैनेजर कमीशन आया 10,000 रुपए, और प्रॉफिट दिखाओगे 90,000, तो आपने पहले एक तरफ में प्रॉफिट निकाल लिया, फिर मैनेजर कमीशन निकाला और उसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो वो आपका जो 90,000 आया वो आपका नेट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपकी कैपिटल में ऐड होगा, वो 1 लाख ऐड नहीं होगा जिसमें अभी मैनेजर कमीशन नहीं थी। अब मैनेजर कमीशन यहां पे दो तरीके से बता रहा है। ठीक है, एक तो नॉर्मल 10% जिसे हम निकालते हैं। ठीक है, यहां पे अच्छा, इस पॉइंट को ना हम अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसका रीजन है कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया तो समझाना थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब लेंथी हो जाएगा। बाकी जिसको डाउट्स आए, नहीं समझ में आए, वो चैट में बता देना, उसके लिए अलग से चीजें समझा देंगे।
मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो हमने बिफोर चार्जिंग द कमीशन है। अब बिफोर चार्जिंग द कमीशन है तो मतलब क्या करना है, सिंपल 10% निकालना है, 10/100। ठीक है, तो पहले कमीशन देनी है, जो हमने कहा था 10% निकालो, 10% दे दो उसे, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन दिखाओ और अपना लायबिलिटी में बुक कर दो, नॉर्मल। अब कह रहा है मैनेजर कमीशन पेबल प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। अब वो यहां पे ये कहना चाहता है कि वो जो कमीशन है प्रॉफिट में इंक्लूड है। ठीक है, तो आफ्टर वर्ड यहां पे वो यूज करता है आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, कि भाई इतना प्रॉफिट होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 10% कमीशन है तो 10/110, 20% है तो 20/120। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि जो हमने बताया होता कि कहीं कंप्यूटर लेने जाओ तो भाई टैक्स इंक्लूड है तो उसको अलग करना है, तो कैसे करना है, परसेंटेज वगैरह रीजन। ठीक है, तो जिन बच्चों को इसमें डाउट्स आएगा तो वो बाद में हमारी चैट पे हमें, हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसमें डाउनलोड करके चैट में हमें मेंशन कर सकते हैं, उनको भी हम एग्जांपल प्रोवाइड करा देंगे जिससे उनको भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि लेकिन अभी रिवीजन है, अभी इतना टाइम उनके पास भी नहीं होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हो जाएंगे, पर जो अगर डाउट आएगा तो हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चल लेते हैं कि अगर मुझे क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग द कमीशन वर्ड यूज किया गया है मैनेजर कमीशन के लिए, तो 10% कमीशन है तो 10/110, 20% कमीशन है तो 20/120। ठीक है, ये करके हम कमीशन का अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि और उसमें मैनेजर कमीशन मेंशन कर देंगे और आउटस्टैंडिंग में दिखा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने किया हुआ है, सेकंड में कमीशन अलाउड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 21,000 जो प्रॉफिट है उसमें 5/105 कर दिया, 1,000 रुपए की कमीशन आई, और जबकि पहले 5% निकाला था तो 1,050 की कमीशन आई। तो ये अमाउंट का वेरिएशन होता है, एडजस्टमेंट सेम रहेगी। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बिजनेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए ये क्या होती है, लायबिलिटी एट द डेट ऑफ 31 मार्च, क्योंकि हम ये 31 मार्च के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है गुड डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल। हमने गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए सैंपल हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो सैंपल बांट दिया। ठीक है, तो अब हमने सैंपल के लिए बांट दिया या फिर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इनकी लगभग देखो इसमें तीनों में परचेज ही कम हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया, गुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टाफ एज वेलफेयर। तो इन तीनों में ही क्या हुआ, देखो आप अगर कुछ भी करते हैं, गुड्स अगर चैरिटी में देते हैं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर मतलब एडवर्टाइजमेंट में कहीं देते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या इम्पैक्ट आता है, परचेज कम हो जाएगी। अगर पर्सनल यूज के लिए किया तो ड्राइंग बढ़ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, चैरिटी दे दिया, तो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो वो गुड्स कम हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट को सेल्स प्रमोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट को सेल्स प्रमोशन भी बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। अल्टीमेटली देखो ड्राइंग भी क्या करती है, ड्राइंग आपके प्रॉफिट को कम करती है, मतलब कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो प्रॉफिट कम होगा तो भी क्या होगा, कैपिटल कम बढ़ेगी। तो अल्टीमेट नेट इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे ही गया। जो आपने फ्री सैंपल के लिए बांटा, जो आपने चैरिटी में दिया, और जो आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, बस उनका एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमारा सेल्स प्रमोशन है, बिजनेस का एक्सपेंस है, चैरिटी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। और जो ड्राइंग होती है वो क्योंकि बैलेंस शीट में मेंशन की जाती है, इसलिए हम ड्राइंग जब ऐड ऑन कर देते हैं, और इसलिए उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में नजर आता है, जो हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं। तीनों ही सिनेरियो में परचेज तो कम होगी ही होगी, क्योंकि हमारा स्टॉक तो माइनस हो ही गया। ठीक है, फिर आ जाता है गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अमंग स्टाफ वेलफेयर। देखो स्टाफ वेलफेयर भी अल्टीमेट हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, स्टाफ को हमने बांट दिए, दिवाली पे बांट दिए, गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर कोई अदर फेस्टिवल पे या विदाउट फेस्टिवल पे भी अच्छी चीज थी हमारी, तो हमने हमने कहा चलो प्रमोशन भी हो गया, स्टाफ वेलफेयर भी हो गया, तो हमने उसे स्टाफ वेलफेयर में दिखा दिया। तो अब क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा और स्टाफ वेलफेयर हमारा
मतलब परचेज हमारी माइनस हो जाएगी और स्टाफ वेलफेयर हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर आता है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। अब यहां पे एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, लॉस हो गया स्टॉक बाय फायर का। ठीक है, अगर फायर मतलब सॉरी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, लॉस बाय फायर भी एक एडजस्टमेंट है। तो अब यहाँ पे लॉस हो गया स्टॉक का। अब यहाँ पे हम दोनों ही कवर कर सकते हैं वैसे तो, लॉस बाय फायर भी और एक्सीडेंटल लॉस भी। अभी एक्सीडेंटल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉक माइनस कर देंगे, परचेज माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हो गया। ठीक है, और क्योंकि एक्सीडेंटल लॉस है तो अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं था तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बुक कर देंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बुक कर देंगे। पर अगर मेरा इंश्योरेंस क्लेम है, ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम अभी एडमिट हुआ है, ध्यान रखना एडमिट की बात कर रहा हूं, अभी आपको मिला नहीं है, और मान लो जितना आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है उतना अमाउंट, मैं एक ही बात में पूरी बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है, जितना आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है उतना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं आएगा, उतना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं आएगा। और वो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। कहां पे आएगा, बैलेंस शीट की एसेट में, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करके। ठीक है, एडमिट इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट की एसेट में, क्योंकि बाद में आपको इंश्योरेंस के पैसे अभी मिलने हैं, रिकवर होने हैं, ये आपका लॉस नहीं हुआ है। अगर पैसे मिल गए तो बैंक बढ़ा देंगे, अगर पैसे मिल गए तो बैंक बढ़ा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं आएगा वो अमाउंट जो आपने इंश्योरेंस क्लेम में एडमिट किया है। और जो आपका इंश्योरेंस क्लेम में था ही नहीं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। पूरा ही नहीं था तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे, लॉस बाय थेफ्ट। जब ये लॉस बाय थेफ्ट हो या लॉस बाय फायर हो, दोनों ही एडजस्टमेंट में सेम ट्रीटमेंट होता है। स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में वो अमाउंट आएगा जो आपका इंश्योरेंस क्लेम में नहीं था, और जो था वो इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कुछ बची, जीएसटी। वाह 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 वाह, देखो बड़ी आसान एडजस्टमेंट है जीएसटी। मैं आपको लॉ बता देता हूं। जीएसटी लास्ट ही एडजस्टमेंट रहेगी, 2 मिनट में इसे खत्म करते हैं, फिर इसकी समरी भी रिवाइज करनी है, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है। देखो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी में हम क्या करते हैं, जीएसटी दो तरह के जीएसटी होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट मेरी एसेट है क्योंकि मैंने परचेज के वक्त मैंने इनपुट पे कर दिया तो मेरे लिए एसेट है। आउटपुट मेरे लिए लायबिलिटी है। इनपुट में एसेट गवर्नमेंट से मांगता हूं इसलिए मैं उसे एसेट बोलता हूं क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे बाद में गवर्नमेंट से। ठीक है, आउटपुट मेरी लायबिलिटी है, मैं क्योंकि मैंने पे करना है गवर्नमेंट को, मैंने किसी कस्टमर से जीएसटी ले लिया, वो मेरा आउटपुट है क्योंकि वो मेरे को पे करना है, वो मेरी लायबिलिटी है, वो मेरे पास से चली जाएगी, वो मेरी नहीं है। लेकिन जो इनपुट है वो मेरी है, वो मुझे बाद में मिलेगी गवर्नमेंट से। तो बाद में कब मिलेगी, बरसों बाद नहीं, जब मुझे आउटपुट जमा करना है गवर्नमेंट के पास। अगर जो बच्चे बिना एडजस्टमेंट के दिखाना चाहते हैं वैसे ही अब ये एडजस्टमेंट करके ही दिखाते हैं, पहले चल जाता था, पहले ये आउटपुट हम दिखा देते थे उसमें क्या कहते हैं, आउटपुट हम दिखा देते थे सीधा लायबिलिटी में और इनपुट एसेट में। लेकिन अब 1-2 साल से हम इसको पूरा एडजस्टमेंट करके दिखाते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या करना होता है, रूल ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1, इनपुट आईजीएसटी माइनस हो सकता है आउटपुट आपके आईजीएसटी में से, सीजीएसटी में से, एसजीएसटी में से। तो पहले आप इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करते हैं, सेकंड स्टेप में आप इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट करते हैं। इनपुट सीजीएसटी किससे एडजस्ट करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी से और आउटपुट आईजीएसटी से। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं एडजस्ट होता है। फिर इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट करते हैं आउटपुट एसजीएसटी से और आउटपुट आईजीएसटी से। तो जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचता है आपके पास वो या तो एक्सेस आउटपुट होगा या एक्सेस इनपुट होगा। जो भी अगर आउटपुट बचता है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाता है, और जो इनपुट बचता है वो बैलेंस शीट के एसेट में आ जाता है। तो ये 3 स्टेप है इसको करना, और मेन फंडा यही है कि जो आपने जीएसटी एडजस्ट करना है, इनपुट आईजीएसटी एक ही लाइन में आप तीनों से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो रिमेनिंग आउटपुट बच गया, फिर पहले आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करना होता है। देखो ये स्टेप है, ये गवर्नमेंट के लॉ है, इसमें हम पहले एस नहीं एडजस्ट करते, पहले सी ही एडजस्ट करते हैं। पहले सी एस नहीं करते, पहले आई ही करते हैं, आईजीएसटी। तो पहले आईजीएसटी एडजस्ट होने के बाद पहले सीजीएसटी एडजस्ट करना है, वो आउटपुट सीजीएसटी से और इनपुट सीजीएसटी
आउटपुट सीजीएसटी से और आउटपुट आईजीएसटी से, ठीक है। फिर इनपुट्स एसजीएसटी एडजस्ट करना है आउटपुट एसजीएसटी से और आउटपुट आईजीएसटी से, ये ध्यान रखना। फिर जो बचेगा आउटपुट तो वो आपका उसमें आ जाएगा, इसमें लायबिलिटी में, और जो इनपुट होगा वो एसेट में आ जाएगा, ठीक है। अब एक शॉर्ट समरी रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, जो हमने शुरू में कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको तीनों चीजें एक साथ बनानी है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अगर आप तीनों चीजें एक साथ नहीं बना रहे तो इस क्वेश्चन को सबसे पहली चीज लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पहले नहीं करना। अगर तीनों चीजें एक साथ बनानी आती है तभी करना, प्रैक्टिस कर लो, तीनों चीजें एक साथ बननी है। तो जो जो एडजस्टमेंट आपको नीचे दे रखी है उसके डॉट लगा लो क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में, कि इन इनके साथ एडजस्टमेंट है, और उसका इम्पैक्ट जैसे ही आप एडजस्टमेंट रीड करो तो उसको पहले सारी चीजें मेंशन कर दो, जहां जहां एडजस्टमेंट है डॉट लगे हुए वहां पे 2-2 लाइनें छोड़ दो उसके आगे, ठीक है। आपको 15 से 16 लाइनें छोड़नी है ट्रेडिंग के लिए, जो आपका क्वेश्चन आएगा आप ट्राई कर लेना, 15 से 16 लाइनें छोड़नी है ट्रेडिंग के लिए, मैक्सिमम इतना ही बड़ा आता है, ठीक है। पर्टिकुलर के बाद आपको 15 लाइनें मैक्सिमम छोड़नी है, पर फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पर्टिकुलर के बाद आपको 15-16 लाइनें छोड़नी है, 16 लाइनें मैक्सिमम, ठीक है, और 16 से 17 लाइनें कर सकते हैं मैक्सिमम। और जो फिर बैलेंस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में आपकी भाई 10-12 लाइनें ही आती है, ठीक है। अगर कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं तो मैक्सिमम 15 लाइनें, बैलेंस शीट भी 15 लाइनों में कवर हो जाती है, ठीक है। फॉर द ईयर एंड और एज एट 31 मार्च बैलेंस शीट के लिए वो ध्यान रखना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर द ईयर एंड, तीनों चीजें एक साथ बनेंगी, कोई भी चीज बीच में छोड़नी नहीं है ताकि छूटे ना। अगर इसमें क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है और आपने 2-4 एडजस्टमेंट भी बाद में कर दी तो भी आपके हर चीज के नंबर होते हैं, आपके ट्रेडिंग के अलग नंबर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अलग होते हैं, बैलेंस शीट के अलग होते हैं। तो आपको करना क्या है, तीनों चीजें एक साथ बनानी है, ताकि अगर, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपका पेपर में खत्म होना चाहिए। 15 मिनट बहुत गुड साउंड है, ठीक है। 20 मिनट मैक्सिमम कि आपके कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ आपको कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, 20 मिनट में मैक्सिमम ये खत्म होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके, तो आज क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा था इसकी एडजस्टमेंट एक ही क्लास में हमें टारगेट लिया था कि खत्म करेंगे, तो आई होप सारी एडजस्टमेंट डिस्कस होगी होंगी, और मतलब मेरी तरफ से तो हो गई है और आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई एडजस्टमेंट जो आपको लगता है कि डिस्कस होना रह गई है या कोई चीज छूट गई है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है, तो अगर कोई चीज है तो आप मुझे चैट में बताना, उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे मैनेजर कमीशन में अगर कोई डाउट आता है या किसी में डाउट भी आता है तो भी आप हमें चैट में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए और आप घर बैठे ही ये आराम से समझ लें, ठीक है। ओके, बाय, क्लास फिनिश करते हैं, सेक्शन काफी लंबा हो गया ना, चलो बाय बाय।